परम सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, मैं राजस्थान पत्रिका की ओर से आज के इस परिवहन पत्रिका के और 2 वैदिक ग्रंथों के लोकार्पण समारोह के अवसर पर आप श्रीमान का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके इस आशीर्वाद से राजस्थान पत्रिका की ये दोनों परम सम्मानीय राष्ट्रीय धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगी। हृदय के अंतःस्थल से आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो इससे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान और हो भी क्या सकता है। इस अवसर पर हमारे मध्य राजस्थान के महामहिम राज्यपाल उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। वे राजस्थान के प्रथम नागरिक भी हैं, इसलिए प्रथम माननीय भी हैं। हमारे बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस तथ्य को भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि श्रद्धेय पिताजी ने 1956 में जब इस अखबार की नींव रखी और जिन लक्ष्यों को और उद्देश्यों को साथ लेकर रखी, आज भी हम उन्हीं उद्देश्यों को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। चाहे वे निर्भीकता के हों, चाहे वे निष्पक्षता के हों, चाहे सामाजिक सदाचारिता के हों। और हम इस बात को भी हम गर्व से कहना चाहते हैं कि राजस्थान पत्रिका हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा है। समाज के सरोकारों के लिए पत्रिका का इतिहास गवाह है, पर उससे भी आगे राजस्थान पत्रिका का जो विश्वास है पाठकों के बीच में, वह उसमें आज भी हमारे सामने कोई स्पर्धा नहीं है। जबकि आज मीडिया एक महत्वपूर्ण इकाई बन गया, पर मीडिया अब जनता और सरकार के बीच सेतु बनने के स्थान पर खुद चौथा पाया बनने के लिए तैयार हो गया है। इसका अर्थ है कि वो जनता और सरकार के बीच न होकर अब सरकार के साथ रहना चाहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान पत्रिका कभी भी चौथा पाया नहीं बनेगा। लोकतंत्र की सेवा करेगा या सिंचाई कर, उन लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के लिए हम तत्पर हैं। मतदान की प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हमारे बार कोई न कोई नए से नए अभियान चलाते रहते हैं। यही शायद हमारे भविष्य की स्वर्णिम रेखा है। आज आपके समक्ष राजस्थान पत्रिका के 2 महत्वपूर्ण कृतक हम प्रस्तुत कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक है पत्रिका गेट, जो राजस्थान की नूतन और पुरातन दोनों ही तरह की शिल्प कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। दूसरी कृति है भारतीय वाङ्मय की श्रृंखला में जुड़ता एक नया अध्याय, संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा। मध्यकालीन युग के बाद आज ये 224वां उपनिषद ऋषि प्रदत्त वैदिक परंपरा के रूप में विश्व को उपलब्ध होने जा रहा है। मान्यवर श्रद्धेय पिताजी वैदिक ज्ञान को आज की विज्ञान शैली में प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया था। पत्रिका की वैदिक पीठ इस ज्ञान को शास्त्रों से बाहर निकालकर वैज्ञानिकों के समक्ष रखने की दिशा में कार्यरत हैं। आज भी पुरातन ज्ञान को नूतन स्वरूप में ग्रंथों और भाषा या संस्कृत से भी बाहर निकालकर नई पीढ़ी के बीच रखने की महती आवश्यकता है। उसके बिना हम नई पीढ़ी को मुक्त आकाश नहीं दे पाएंगे। विश्व में आज विज्ञान और तकनीक का जो सारा चक्काचौंध है वो विद्युत के प्रकाश पर टिका है। ये अपरा विद्या का चमत्कार है जो बाह्य जगत को प्रकाशित करता है। दूसरा प्रकाश है शब्द। शब्द भीतर की
अभिव्यक्ति को प्रकट करता है। भारत ने शब्द पर काम किया और शब्द को ब्रह्म बना दिया। आज देश में शब्द को हम ब्रह्म की तरह ही पूजते हैं। अक्षर यात्रा की भूमिका में ब्रह्म का शास्त्रीय विवेचन है। वर्णमाला का संपूर्ण परिचय, स्वर, व्यंजन, अक्षर, हर एक का स्पष्ट विवरण एवं विस्तार है। इसमें 633 अध्याय हैं, जिनमें अमरकोश, यास्काचार्य का निरूप और एकाक्षर बीज से सभी संदर्भ ग्रंथ समाहित हैं। संवाद उपनिषद में शब्दयुक्त संवाद के साथ साथ शब्द विहीन संवाद, जैसे हम ध्यान में करते हैं या माँ अपने गर्भस्थ शिशु से करती है, उस तरह के संवाद, दो तरफा संवाद और साथ साथ एक तरफा संवाद जैसा हम अपने आप से करते हैं, आत्मा लाभ के दौरान करते हैं, इन सब का एक पुरातन शास्त्रों का एक नवनीत इस उपनिषद में उपस्थित किया गया है। संप्रेषण आत्मा का धर्म है, मन और बुद्धि से आगे की बात है। वेद विज्ञान का ये नया चिंतन विश्व समुदाय में नए रूप में स्थापित होगा, इसकी हमें पूर्ण आशा है। देश के मूर्धन्य संस्कृत विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यव्रत शास्त्री के अनुसार शुरू में ईशोपनिषद जैसे केवल 10 उपनिषद थी, बाद में बढ़ते बढ़ते 223 हो गई। मध्यकाल में एक अल्लोपनिषद नाम का उपनिषद जुड़ा और आज उसी परंपरा में संवाद उपनिषद गूढ़ से गूढ़तर ज्ञान को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। मान्यवर, परंपरा के अनुसार सभी ऐतिहासिक शहरों में विभिन्न मुख्य मार्गों पर स्वागत द्वार बने रहते हैं। जयपुर भी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरी इसी तरह से हम जाए जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, जहां भी हम और प्राचीन शहरों में जाएं, सब जगह हमारे यहाँ और उन्हीं समय से उन्हीं की शैलियों में द्वार बने हुए हैं। और हम ये भी मानते हैं कि समय के साथ सभ्यता बदलती है, संस्कृति नहीं बदलती। पत्रिका गेट की जो अवधारणा, उसका मूल मंत्र भी यही है, जिसका आज आप श्रीमान लोकार्पण करेंगे। मैं आपका इस बात के लिए भी आभारी हूँ कि पिछली चर्चा में जो मुद्दे हमारे बीच चर्चा में आए थे, उनमें से कई मुद्दों पर आपकी सरकार निर्णय ले चुकी है। अभी पिछले महीने भी आपने 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाए थे। मुझे इस बात के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एक और बात जो अब इस कोरोना के कारण देश में प्रकट हुई, वो एक तो है जो घर से काम करने की परंपरा हुई, लेकिन उससे बड़ी स्कूल और कॉलेज जो है वो घरों में घुस गए। छोटे छोटे बच्चों को अब इंटरनेट के ऊपर पढ़ाई करनी पड़ रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसा कोई भी निर्देश सरकार की ओर से जारी हो कि कंप्यूटर के ऊपर शिक्षा ग्रहण करने की कम से कम उम्र क्या हो कि उसके पहले कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाए, उसके बाद भी उम्र के अनुरूप उनकी ग्रेडिंग हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कि 8वीं तक इतने घंटे होंगे, 10वीं तक इतने घंटे से ज्यादा नहीं होंगे, तो देश में एक अलग तरह की समझिए मन में माता पिताओं के मन में एक तसल्ली होगी। और एक बात है कि हमारी शिक्षा में एक नई नीति अभी नई आई है, बहुत अच्छी है। उसके साथ एक बात हमें संकल्प के साथ जोड़नी चाहिए, जो मेरा अनुरोध है कि हमें एक आस्थावान समाज पैदा करना है। उसके बिना हम राष्ट्र चिंतन को विकसित नहीं कर पाएंगे। और अब अंत में इस अवसर पर मैं राज्य सरकार का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से ही पत्रिका को ऐसे सामाजिक योगदान में भागीदार बनने का शुभ अवसर मिला। और इसके साथ ही मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से भी अपने वक्तव्य के लिए अनुरोध करता हूँ। माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी, आदरणीय गुलाब कोठारी जी, मुझे खुशी है कि आज पत्रिका गेट का लोकार्पण और 2 ग्रंथ समाज उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन होने जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम हो रहा है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आप सब जानते हैं कि राजस्थान अपने गौरवशाली इतिहास, वीर गाथाओं और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल, हवेलियाँ, झीलें और विशाल रेगिस्तानी इलाका भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और जैसे हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में जयपुर को यूनेस्को ने हेरिटेज सिटी के रूप में मान्यता प्रदान करी है। और इस नगरी के अंदर ये जो पत्रिका गेट बना है, जयपुर विकास प्राधिकरण ने मिशन अनुपम के तहत वर्ष 2007 में जवाहर सर्कल पर उत्तरी मार्ग पर पत्रिका को प्रवेश द्वार बनाने की मंजूरी दी। और आज ये खूबसूरत कृति जो हमारे सामने मौजूद है, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी अभी उसका उद्घाटन करेंगे। जयपुर स्थापना के समय से ही परकोटे के रूप में जाना जाता है। चाहे किशन पॉल, चांद पॉल, सूरज पॉल, गंगा पॉल, शिव पॉल, सांगानेरी गेट, घाट गेट, जोरावर सिंह गेट शामिल थे। मुझे खुशी है कि इस प्रवेश द्वार में प्रदेश की प्राचीन मारवाड़, मेवाड़, डूंडाड़, अजमेर, मेरवाड़ा, शेखावटी, हड़ौती, ब्रज, वागड़, गोडवाड़ क्षेत्र के शिल्प कला के विभिन्न रूपों में शामिल किया गया है। इसके लिए मैं पत्रिका समुदाय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूरे राजस्थान के सौंदर्य को, कला को, संस्कृति को, भित्ति चित्र को और पेंटिंग्स को इसमें शामिल किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थान पत्रिका उसके संस्थापक कपूर चंद कुली साहब के वक्त से ही सामाजिक सरोकार निभाता आया है। और जैसा कहा गया है कि उन्होंने हमेशा राजनीति, राजनेता, शासन, प्रशासन, लाभ, हानि और रिश्ते कुछ नहीं समझे, बल्कि सिर्फ विषय समझा। इस बात की मुझे खुशी है। और सामाजिक सरोकार रखना पत्रकारिता में अपना आप में एक ऐसा संदेश है जिसकी आवश्यकता सबको है। पत्रकारिता निष्पक्ष हो, चौथा स्तंभ कहलाता है। उसकी बहुत बड़ी भागीदारी है देश में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की। और राजस्थान पत्रिका अपने सरोकार को निभाता आया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। उसके साथ में अभी जो गुलाब कोठारी जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से वेद अब तक धर्म ग्रंथ माने जाते थे, कुली जी ने पहली बार वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या करी। तो कुली जी ने वेदों में निहित विज्ञान को आम जन के सामने रखा। तब वो रख रहे थे तो पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश बहुत ही उससे प्रभावित हुआ था। वेदों का अध्ययन परंपरागत रूप से संस्कृति रचना और श्लोकों तक सीमित रहा, किंतु आपने वेदों के वैज्ञानिक पक्ष को उजागर कर वेदों के आधुनिक युग में भी प्रासंगिकता को स्थापित किया। मुझे खुशी है कि उन्होंने 21 वेदों को एकत्र कर मंजूषा बनाकर लकड़ी की मंजूषा पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को भी भेंट करी थी। वो अपना आप एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने महाकवि जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद पर आधारित 16 कड़ियों को भी शास्त्रीय रचना गीत गोविंद को दूरदर्शन पर तैयार किया। मुझे खुशी है कि जिस प्रकार कहा गया, कुली जी और गुलाब जी ने वेद, उपनिषद सहित कई ग्रंथों पर कार्य किया है। और गुलाब जी के मत में तो उपनिषद की रचना किसी काल विशेष तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्वयं संवाद उपनिषद की रचना की है। विश्व के सभी धर्मों के समन्वय हेतु भी गुलाब जी ने उल्लेखनीय कार्य किए। तो मुझे खुशी है कि आज प्रधानमंत्री जी स्वयं मौजूद है। और एक तरफ तो ये पत्रिका का गेट जो संदेश देने वाला है हमारे देश की महान संस्कृति, हमारे देश की महान परंपराओं और संस्कार को
जिसको कि सामाजिक सरोकार के रूप में पत्रिका समूह हमेशा जनता के सामने रखता है। मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के हाथों में जब ये उद्घाटन हो, इसका एक संदेश जाएगा राजस्थान के अंदर भी, और मुझे उम्मीद है कि जिस रुचि से गेट बनाया गया है और जो संदेश देने का प्रयास किया गया है, उसी रूप में राजस्थान प्रदेशवासी नहीं बल्कि जो राजस्थान तो पर्यटन के क्षेत्र में माना हुआ डेस्टिनेशन है, जहाँ देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, वो भी जब इस गेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे तो उनको राजस्थान की पूरी तस्वीर उनके दिलो दिमाग में छाएगी और वो राजस्थान की एक तस्वीर लेके राजस्थान से जाएंगे। इस बात का मुझे पूरे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ, समय सीमा देखते हुए मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, अपने प्रदेशवासियों की ओर से। धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ग्रंथ संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन करने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद गुलाब जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करके राजस्थान गेट के लोकार्पण का अनुरोध करता हूं। राजस्थान के इतिहास का आज एक स्वर्णिम दिन, एक ऐतिहासिक पल है जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट का लोकार्पण किया है। जयपुर की मध्य रेखा के दक्षिणी छोर पर स्थापित है ये भव्य पत्रिका गेट, आधुनिक राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान पत्रिका की तरह ही राजस्थान का सिरमौर, एक ऐसा गौरवशाली अखबार जो आज दुनिया भर में अपनी निष्पक्ष, निर्भीक और निस्वार्थ पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। इसी गौरव की अनुभूति है 81 फुट ऊंचा और 108 फुट चौड़ा ये भव्य और अति विशाल पत्रिका गेट। इसके 9 गेट और उनके ऊपर बने झरोखे, छतरियां व बारादरियां समूचे राजस्थान के 9 विभिन्न अंचलों, मारवाड़ से मेवाड़, शेखावटी से ढूंढाड़, अजमेर से ब्रज, हाड़ौती से गोडवाड़ और वागड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला की पहचान है। जयपुर की सेंट्रल स्पाइन के एक ओर दक्षिण छोर पर पत्रिका गेट है तो दूसरी ओर पूर्वी छोर पर ऐतिहासिक गढ़ गणेश। पत्रिका गेट नवग्रहों के आधार पर बसाए गए जयपुर की वास्तु को संपूर्णता देता है। पत्रिका के संस्थापक
स्वर्गीय कर्पूर चंद्र कुलिश ने कहा था कि जो कुछ भी समाज से अर्जित किया है उसे किसी न किसी रूप में समाज को वापस लौटाना चाहिए। इसी ध्येय वाक्य से प्रेरित होकर पत्रिका ने हरियाणा राजस्थान अमृतम जलम, एक मुट्ठी अनाज योजना, कारगिल शहीद परिवार कोष जैसे कितने ही सामाजिक सरोकारों को एक मिशन के रूप में पूरा किया है। कोरोना काल में जहां भ्रामक जानकारियों के बीच पत्रिका ने प्रामाणिक सूचनाएं और तथ्य पाठकों तक पहुंचाए, वहीं इस महामारी से संघर्ष करने वाले कर्मवीरों का सम्मान भी किया है। पत्रिका गेट राज्य सरकार की अनुमति से जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत राजस्थान पत्रिका समूह द्वारा बनाया गया है। इसे विश्व विख्यात वास्तुकार अनूप बरतरिया ने डिजाइन किया है। ये प्रतीक है दुनिया भर के पाठकों की अटूट आस्था और विश्वास का, जो उन्होंने राजस्थान पत्रिका में व्यक्त किया है। इसी स्नेह के प्रति कृतज्ञता का भाव मन में रखते हुए आज पत्रिका गेट जन जन को समर्पित करते हैं और दायित्वपूर्ण पत्रकारिता के अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने आशीर्वचन देने का अनुरोध करता हूं। नमस्कार। राजस्थान के गवर्नर श्रीमान कलराज मिश्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, राजस्थान पत्रिका के श्रीमान गुलाब कोठारी जी, पत्रिका समूह के अन्य कर्मचारीगण, मीडिया के साथी, देवी और सज्जनों, गुलाब कोठारी जी और पत्रिका समूह को संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा इस पुस्तकों के लिए, इस रचना के लिए और देश की भावी पीढ़ी को अतीत के साथ संवाद करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पुस्तकें साहित्य और संस्कृति दोनों के लिए अनुपम उपहार है। आज मुझे राजस्थान की संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले पत्रिका गेट को भी समर्पित करने का अवसर मिला है। वैसे तो राजस्थान पत्रिका अखबार के रूप में हर दिन लोगों के घर के दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे खोलता है। लेकिन आज राजस्थान को एक तोहफे के रूप में गेट मिल रहा है। ये स्थानीय निवासियों के साथ ही वहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस प्रयास के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी समाज में समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या साहित्यकार ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं। एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं। स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है, प्रतिदिन चलती है। इसमें
बड़ी ही अहम भूमिका पुस्तकों और लेखकों की भी है। हमारे देश में तो लेखन का निरंतर विकास भारतीयता और राष्ट्रीयता की यात्रा के साथ साथ चले हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग हर बड़ा नाम कहीं न कहीं से लेखन से भी जुड़ा था। हमारे यहां बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी लेखक और साहित्यकार रहे हैं। मुझे खुशी है उस परंपरा को जीवंत रखने का आप सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि राजस्थान पत्रिका समूह इस बात को खुद कहने का साहस रखता है कि हम विदेशों के अंधानुकरण की दौड़ में शामिल नहीं है। और अभी भी गुलाब जी बोल रहे थे, आप भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और मूल्यों के संरक्षण को, उन्हें आगे बढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं। गुलाब कोठारी जी की ये पुस्तकें संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा भी इसका जीता जागता प्रमाण है। गुलाब कोठारी जी आज जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, पत्रिका की तो शुरुआत ही किसी न किसी रूप में इन्हीं संस्कारों के साथ हुई थी। श्री कर्पूर चंद्र कुलिश जी, उन्होंने भारतीयता और भारत सेवा के संकल्प को लेकर ही पत्रिका की परंपरा को शुरू किया था। पत्रकारिता में उनके योगदान को हम सब याद करते ही हैं, लेकिन कुलिश जी ने वेदों के ज्ञान को जिस तरह से सरल तरीके से समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सचमुच में अद्भुत है, प्रेरक है। मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर स्वर्गीय कुलिश जी से मिलने का कई बार अवसर मिला। उनकी मुझसे बहुत आत्मीयता थी। वो अक्सर कहते थे, पत्रकारिता सकारात्मकता से ही सार्थकता तक पहुंचती है। साथियों, समाज को कुछ सकारात्मक देने की ये सोच केवल पत्रकार या लेखक के तौर पर ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। ये सकारात्मकता, ये सोच एक व्यक्ति के तौर पर भी हमारे व्यक्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। मुझे संतोष है कि कुलिश जी की इस सोच को, उनके संकल्प को पत्रिका समूह और गुलाब कोठारी जी निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाब कोठारी जी, आपको तो याद होगा, जब कोरोना को लेकर प्रिंट मीडिया के साथियों से मैंने मुलाकात की थी, वर्चुअल मुलाकात थी, तब भी आपके सुझाव, आपकी सलाह जब मैं सुन रहा था तो यूं ही मेरे दिल से आवाज निकली थी और मैंने कहा था कि आपके शब्द मुझे आपके पिताजी की याद दिलाते हैं। संवाद, उपनिषद और अक्षर यात्रा को देखकर भी यही भाव मेरे मन में उठता है कि आप अपने पिता की वैदिक विरासत को कितनी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब मैं गुलाब जी की पुस्तकें देख रहा था तो मुझे उनका एक संपादकीय भी याद आ गया। 2019 में चुनाव के नतीजों के बाद जब मैंने पहली बार देश के लोगों से बात की थी तो कोठारी जी ने उस पर स्तुत्य संकल्प एडिटोरियल लिखा था और उन्होंने लिखा था
कि मेरी बातों को सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी ही बात को मैंने 130 करोड़ देशवासियों के सामने कह दिया है। कोठारी जी, आपकी पुस्तकों में जब जब उपनिषदीय ज्ञान और वैदिक विमर्श मिलता है, उसे पढ़कर कहीं कहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे हम सब एक ही भाव विश्व के साथी हैं, हम एक ही राह के राही हैं, हम एक ही पथ के पथिक हैं। वास्तव में मानव मात्र के कल्याण के लिए, सामान्य मानवी की सेवा के लिए शब्द चाहे किसी के भी हो, उनका संबंध हर किसी के हृदय से होता है। और इसलिए तो हमारे वेदों को, वेदों के विचारों को कालातीत कहा गया है। वेद मंत्रों के दृष्टा चाहे कोई भी ऋषि हो, लेकिन उनकी भावना, उनका दर्शन मानव मात्र के लिए, और इसीलिए हमारे वेद, हमारी संस्कृति किसी सीमाओं में बंधी हुई नहीं है, किसी भाषा से भी बंधी हुई नहीं है। ये वर्तमान के लिए भी है, उज्जवल भविष्य के लिए भी है, मानव जात के लिए भी है, कण कण के लिए भी है, जन जन के लिए भी है, और जन से लेकर के जग तक के लिए है, विश्व भर के लिए है। उपनिषद संवाद और अक्षर यात्रा भी उसी भारतीय चिंतन की एक कड़ी के रूप में लोगों तक पहुंचेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की डिजिटल की दुनिया में गूगल गुरु के भरोसे जीने वाली हमारी पीढ़ियां कभी तो इन किताबों को हाथ लगाएगी और बहुत कुछ अमृत पाएगी। आज टेक्स्ट और ट्वीट के इस दौर में ये और ज्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो जाए। और मैं तो हर परिवार से आग्रह करता हूं कि जैसे घर में आप घर की जब रचना करते हैं तो एक छोटी सी जगह मंदिर छोटा बना देते हैं, जूते रखने के लिए एक जगह बना देते हैं, घर की रचना के समय आर्किटेक्चर को जरूर कहिए कि एक कोना ऐसा भी हो जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रखी हो और परिवार के हर व्यक्ति समय निकालकर दिन में एक बार उन किताबों के पास जाए, किताबों को हाथ लगाए, एक आध दो पेज, एक आध दो लाइन जरूर पढ़ने की आदत बनाए। साथियों, हमारे उपनिषदों का ये ज्ञान, वेदों का ये चिंतन, ये केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक आकर्षण का ही क्षेत्र नहीं है। वेद और वेदांत में सृष्टि और विज्ञान का भी दर्शन है। अगर आज हम क्लाइमेट चेंज की चर्चा करें तो हमारा एक पूरा वेद पर्यावरण को समर्पित है। आज विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसकी चर्चा हजारों साल पहले हुई है। कितने ही वैज्ञानिकों को इसने आकर्षित भी किया है, कितने ही वैज्ञानिकों ने इसमें गंभीर रुचि भी दिखाई है। हम सब ने निकोला टेस्ला का नाम सुना ही होगा। टेस्ला के बिना ये आधुनिक विश्व आज ऐसा नहीं होता जैसा हम देख रहे हैं। आज से एक सदी पहले जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे तो निकोला टेस्ला से उनकी मुलाकात हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने टेस्ला को जब उपनिषदों के ज्ञान, वेदांत की ब्रह्मांड व्याख्या के बारे में बताया था तो वो हतप्रत थे। आकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्दों से ब्रह्मांड की जैसी गहरी चर्चा उपनिषदों में की गई है। टेस्ला ने कहा कि वो इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में गणितीय समीकरणों में लेकर के आएंगे।
उन्हें लगा था कि वो इस ज्ञान से विज्ञान की सबसे गूढ़ पहेलियों को सुलझा सकते हैं। हालांकि बाद में कई और रिसर्च हुई, जो चर्चा स्वामी विवेकानंद जी और निकोला टेस्ला की हुई थी, अलग तरीके से वो चीजें आज हमारे सामने आई हैं। आज भी काफी रिसर्च हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये एक प्रसंग हमें अपने ज्ञान को लेकर पुनर्चिंतन करने को प्रेरित करता है। आज हमारे यहां युवाओं को इस दृष्टि से भी जानने, सोचने और समझने की जरूरत है, और इसलिए संवाद उपनिषद जैसी पुस्तक अक्षर की यात्रा पर इतना गहन मंथन, ये हमारे युवाओं के लिए एक नया आयाम खोलेगी, उन्हें वैचारिक गहराई देगी। साथियों, अक्षर हमारी भाषा की, हमारी अभिव्यक्ति की पहली इकाई होती है। संस्कृत में अक्षर का अर्थ है जिसका क्षरण न हो, यानी जो हमेशा रहे। विचार की यही शक्ति है, यही सामर्थ्य है। हजारों साल पहले जो विचार, जो ज्ञान किसी ऋषि, महर्षि, वैज्ञानिक, दार्शनिक ने हमें दिया, वो आज भी संसार को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म की बात कही गई है। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये सिद्धांत दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शब्द ब्रह्माणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, यानी शब्द ही ब्रह्म है। जो इस शब्द ब्रह्म को पूरी तरह जान लेता है, वह ब्रह्मत्व को, ईश्वरत्व को पा लेता है। शब्द की महिमा, शब्द को ईश्वर कहने का ऐसा उदाहरण कहीं और नहीं मिलता, और इसलिए शब्दों में सच कहने का साहस, शब्दों में सकारात्मकता देने की शक्ति, शब्दों में सृजन करने की सोच, ये भारतीय मानस की पूंजी है, भारतीय मानस की सहज अभिव्यक्ति है, हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकृति है। जब हम इस शक्ति को महसूस करते हैं, तब एक साहित्यकार के रूप में, एक लेखक के रूप में अपने महत्व को समझ पाते हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस कर पाते हैं। आप देखिए, गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लकड़ी के धुएं से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। सरकार के कार्यों की विवेचना, सरकार की योजनाओं में जमीनी स्तर पर जो कमियां हैं उसे बताना, उसकी आलोचना करना, ये भी हमारा मीडिया बखूबी करता रहा है। हां, कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब मीडिया की आलोचना भी होती है। सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा स्वाभाविक हो गया है, लेकिन आलोचना से सीखना भी हम सबके लिए उतना ही स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। और इसलिए ही आज हमारा लोकतंत्र इतना सशक्त हुआ है,
मजबूत हुआ है। साथियों, जिस तरह आज हम अपनी विरासत, अपने विज्ञान, अपनी संस्कृति, अपने सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, हमें अपने इस आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। साथियों, हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। दुनिया भारत को अब और ज्यादा ध्यान से सुनती है। आज लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बहुत मजबूत उपस्थिति है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। हमारे अखबारों की, मैगजीन्स की ग्लोबल रेपुटेशन बने। डिजिटल युग में डिजिटली हम पूरी दुनिया में पहुंचे। दुनिया में तो अलग अलग लिटरेरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, भारत के संस्थाएं भी वैसे ही अवार्ड दें। ये भी आज समय की मांग है, ये भी देश के लिए जरूरी है। मुझे जानकारी है श्री कर्पूर चंद्र कुलिश जी की स्मृति में पत्रिका समूह ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका पुरस्कार की शुरुआत की है। मैं इसके लिए समूह को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके ये प्रयास भारत को वैश्विक मीडिया मंच पर एक नई पहचान दिलाएंगे। कोरोना काल में जिस तरह से जन जागरूकता का काम पत्रिका समूह ने किया है, उसके लिए भी एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूं। इस अभियान को अभी और तेज करने की जरूरत है। हमारे देशवासी भी स्वस्थ रहें और अर्थव्यवस्था को भी गति मिले, ये आज देश की प्राथमिकता है। मुझे भरोसा है कि देश जल्द ही ये लड़ाई जीतेगा। देश की यात्रा भी अक्षर यात्रा बनेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हृदय में कृष्ण रहते हैं, उस हृदय के केंद्र से मैं आप श्रीमान का आभार व्यक्त करता हूं। आज आपका यह आशीर्वचन इस नींव के पत्थरों में कुछ फिर से नई जान हो गया है और हम उस सभी सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे जो अपेक्षाएं अभी आपके साथ हम तक पहुंची हैं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि आप सभी श्रेष्ठ पुरुषों का आशीर्वाद इस समूह पर निरंतर बना रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे।